ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब जरूर आपको लग रहा होगा कि भाई इस हफ्ते तो रॉ इतनी कमाल की थी तो रेटिंग्स तो जरूर ऊपर जाने वाली है, लेकिन गाइस जैसा आप सोच रहे हो चीजें इसके बिल्कुल उलट हुई हैं, क्योंकि इस हफ्ते रॉ के साथ भी टैग जुड़ चुका है WWE के लोएस्ट व्यूअरशिप का। रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन सामने आ चुका है आफ्टर अटैकिंग ड्रू मैकिंटायर ऑन मंडे नाइट रॉ। नाया जैक्स को WWE ने कर दिया है फाइन। फाइनली WWE ने हमको रे मिस्टीरियो की आंख के बारे में अपडेट दी है कि आंख उनकी जो आंख है वो कैसी चल रही है। डोमिनिक के कैंडो स्टिक के अटैक से सेथ रॉलिंस का क्या हाल हो वो भी सेथ रॉलिंस ने हमको शो कर दिया है। जॉन मॉक्सली ने विंस मैकमैन को मेंटल मैडमैन बता दिया, जो सुनने में काफी फनी तो है ही, लेकिन यही रियलिटी है। तो गाइस ऐसी काफी सारी बड़ी अपडेट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को तो बिल्कुल ही मिस मत करना, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहें। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ से। अब इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि इस हफ्ते जो रॉ थी वो पहले के एपिसोड से काफी ज्यादा बेटर थी। इवन जो सारी चीजें शो पर यहाँ पर कमियां इतनी ज्यादा निकालना मुश्किल हो जाता है अगर हम बाकी के शोज से कंपेयर करें। लेकिन गाइस अगर मैं आपको हाल बताऊं इस हफ्ते व्यूअरशिप का, तो ऐसा तो देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि जो रेटिंग्स है वो वैसे आई हैं जैसा कि शो था, क्योंकि लास्ट वीक जो WWE की रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.628 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो गाइस व्यूअरशिप बढ़ी नहीं है, बल्कि 0.7% व्यूअरशिप घट चुकी है, जो कि आप लोग कह सकते हो इतनी ज्यादा घटी भी नहीं है लेकिन बढ़ी भी नहीं है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि मेंटेन टाइप से रही है। और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.617 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन गाइस आपको पता है जो रॉ की व्यूअरशिप है वो अलग अलग आर के लिए बिल्कुल अलग अलग होती है, जैसे कि पहले घंटे में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। और जो तीसरे घंटे की व्यूअरशिप है गाइस वो WWE की हिस्ट्री की अब तक की सबसे कम व्यूअरशिप है, क्योंकि ये थी 1.463 मिलियन व्यूअर्स। तो गाइस आप लोग देख सकते हो तीसरे घंटे में हम लोगों ने देखा काफी अच्छी रेसलिंग थी। इवन जो रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का एंगल था जहां पर RKO लगाया था रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को, वहीं पर जो है WWE की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा कम आई है। अब ये काफी शॉकिंग भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे थे कि ये चीज तो होनी है कि रैंडी ऑर्टन आकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके रॉ की व्यूअरशिप घटी है। और जिस घंटे में सबसे ज्यादा कमाल हुआ वहीं पर उनकी रेटिंग्स जो है सबसे कम आई है। अब मेरे को नहीं पता जब विंस मैकमैन इस चीज को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, मतलब इतनी सारी कोशिशें करने के बाद, सारी वो बेस्ट थिंग करने के बाद जो कि वो फिलहाल इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, स्टिल उनकी जो रेटिंग्स है वो नीचे जा रही हैं। स्पेशली अगर हम बात करें रॉ की, क्योंकि रॉ की रेटिंग्स के ये दिन देखने के लिए आएंगे ऐसा तो विंस मैकमैन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। बाकी इन घटती रेटिंग्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस से। अब हम लोगों ने रॉ के एपिसोड में देखा है कि कैसे रे मिस्टीरियो के सन डोमिनिक ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया था मर्फी और सेथ रॉलिंस के ऊपर कैंडो स्टिक के साथ। और मैं आपसे कह भी रहा था ना कि सेथ रॉलिंस जैसे उछल रहे थे जैसे हमारी पीठ में गर्मियों में दाने हो जाते हैं हम तब उछलते हैं। और गाइस इसकी वजह से क्या हुआ है सेथ रॉलिंस की पीठ पर आप लोग देख ही सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। और गाइस ये वाली फोटो खुद ही सेथ रॉलिंस ने ट्वीट करी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि कैसे रॉ के एपिसोड में सारी चीजें बढ़िया थी। रैंडी ऑर्टन की बात करी, साशा बैंक्स आस्का के मैच की बात करी, मतलब वो सारी चीजें जो रॉ से बढ़िया थी। लेकिन एक चीज उन्होंने कही जो शो पर गलत थी, और वो चीज है मिस्टीरियो का बच्चा डोमिनिक का, क्योंकि डोमिनिक ने अटैक किया था मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस के ऊपर, इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। वैसे अगर उस अटैक को हम लोग देखें भी तो वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। डोमिनिक की यहाँ पर थोड़ी तारीफ भी करनी होगी कि भाई कैसे उन्होंने सेथ रॉलिंस को मारा है। ऊपर से उनके लिए भी खुद ये बड़ी बात है कि उन्होंने सेथ रॉलिंस जैसे बंदे के ऊपर अटैक किया जो कि ब्रॉक लेसनर को 2 बार हरा चुका है। और गाइस मैं आपको यही बता दूं, अगर आप लोग सरप्राइज हो रहे हो कि डोमिनिक को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाया जा रहा है, उनको ऐसा पुश क्यों दिया जा रहा है, तो गाइस WWE ने रे मिस्टीरियो को प्रॉमिस किया था कि वो डोमिनिक को इस तरीके से पुश करेंगे। हालांकि WWE ने उस चीज में डिले कर दिया, और शायद गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों मिस्टीरियो ने अभी तक WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपको बता भी देता हूं कि अभी तक मिस्टीरियो ने WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। हालांकि वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि वो WWE के साथ एक फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेंगे। और गाइस बात चल रही है रे मिस्टीरियो की, तो मैं आपको बता दूं WWE ने हमको रे मिस्टीरियो के बारे में एक अपडेट दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर उन्होंने बात करी है रे मिस्टीरियो की आंख के बारे में कि क्या उसका विजन वापस आ चुका है, वो कैसी है। और गाइस मिस्टीरियो की आंख के बारे में अपडेट ये है कि उसका जो विजन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। WWE ने यहाँ पर ये बताया कि जो आंख है वो वापस से सॉकेट में आ चुकी है। ऑप्टिक नर्व इज इंटैक्ट, कंप्लीटली सिक्योर्ड एंड बैक इन इट्स सॉकेट। तो इस तरीके से WWE हमको कुछ बता रही है मिस्टीरियो के बारे में। और जहां तक बात रही रे मिस्टीरियो के रिटर्न की, तो गाइस इसी अपडेट के अंदर WWE ने हमको ये भी बताया कि इस टाइम पर ये पूरी तरीके से अननोन है कि कब तक मिस्टीरियो वापस से आ सकते हैं WWE के अंदर। अब जिस तरीके से WWE ने मिस्टीरियो के बारे में हमको अपडेट दी है, इससे तो हमको ये पता लग रहा है कि ऐसा कुछ भी बुरा तो है ही नहीं मिस्टीरियो और WWE के बीच, या फिर WWE को कहीं से भी इस बात का डर है कि रे मिस्टीरियो चले जाएंगे। क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार जाने वाला होता है या फिर चला जाता है तो WWE इसके बारे में बहुत ही कम मेंशन करती है, क्योंकि WWE को फिर उस सुपरस्टार से कोई फायदा है नहीं। लेकिन क्योंकि मिस्टीरियो के बारे में तो भाई ऐसे भर भर के अपडेट्स आ रही हैं, डोमिनिक को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो हमको सारा क्लियर यही मिलता है कि भाई एट द एंड जाकर मिस्टीरियो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेंगे, और ये बस कुछ और समय की बात
बात है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है मुस्तफ़ा अली से, और हम लोगों ने रॉ के एपिसोड में बॉबी लैशली वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच मैच देखा था, जहां पर मुस्तफ़ा अली के लिए चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चली और बॉबी लैशली ने मुस्तफ़ा अली को हरा दिया था। लेकिन गाइस सेथ रॉलिंस रॉ से अकेले ऐसे बंदे नहीं थे जिनको चोटें आई थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर मुस्तफ़ा अली ने भी ट्विटर के ऊपर एक फोटो पोस्ट करी है, और यहाँ पर आप लोग इस फोटो में देख सकते हो कि कैसे मुस्तफ़ा अली के चेस्ट के ठीक नीचे एक तगड़ा चोट का निशान बना हुआ है, और गाइस ये किसी और ने नहीं बल्कि बॉबी लैशली ने मुस्तफ़ा अली को दिया है। और जो कैप्शन है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बॉब द ब्रूजर लिखा है मुस्तफ़ा अली ने, यानी बॉबी लैशली ऐसा बंदा है जो कि सभी को चोटें पहुंचाता है। वेल ये चोट तो सिर्फ दिखने की है, लेकिन इससे बड़ी चोट मेरे को लग रहा है कि मुस्तफ़ा अली के दिमाग पर हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो वापस आया और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से उनको बेकार तरीके से बुक करना शुरू कर दिया है। कहाँ हमको लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर मुस्तफ़ा अली को वापस ला रही है तो शायद वो उनको बिगर प्लान्स के साथ वापस लाएगी, लेकिन शायद विंस मैकमैन के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और गाइस ये जुड़ी है नाया जैक्स और शेना बेजलर की ब्रॉल से, जो कि हम लोगों ने रॉ के एपिसोड में देखी थी। और यहाँ पर एक चीज क्लियर थी कि शेना बेजलर और नाया जैक्स जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ भी नहीं समझ रहे थे और उनके ऊपर ही वो उल्टा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको साइड में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी लाइन अपडेट दी है, जहां पर उन्होंने नाया जैक्स के ऊपर फाइन लगा दिया है। हालांकि उन्होंने अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया कि जो फाइन है वो कितना है, लेकिन ये बात क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाया जैक्स को फाइन लगा दिया। किस तरीके से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के साथ बिहेव किया। अब मेरे को ये लग रहा है कि शेना बेजलर ने भी कोई पूजा तो करी नहीं थी, आरती तो करी नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स की, कि उनके ऊपर फाइन नहीं लगा। बट खैर नाया जैक्स के लिए कुछ यहाँ पर अलग चीजें, और वैसे भी ये तो स्टोरी लाइन का पार्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि जो शेना बेजलर और नाया जैक्स की फ्यूड है उसको एक अलग लेवल पर ले जाया जा सके। बट क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कर पाएगी? मुझे तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द लेजेंड किलर वाइपर रैंडी ओटन और ड्रू मैकिंटायर से। और रॉ के एपिसोड के क्लोजिंग मोमेंट में हम लोगों ने देखा ही था कि रैंडी ओटन ने आरकेओ लगाया था ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर हो गए थे चित और स्टैंड टॉल किया था रैंडी ओटन ने। तो गाइस इसी के ऊपर रैंडी ओटन ने रिएक्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जो कि काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हो क्रिप्टिक ट्वीट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्वीट सीधा सीधा ड्रू मैकिंटायर के लिए एक वार्निंग। और गाइस यहाँ पर उन्होंने इस वाली फोटो को पोस्ट किया जो कि रॉ से ही है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर नीचे पड़े हुए हैं और रैंडी ओटन देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को। और इसी को कैप्शन करते हुए उन्होंने लिखा है अ ड्रीम कम ट्रू एब्सोल्युटली लेजेंड, और उसके बाद उन्होंने लिखा लेजेंड। हाँ शायद ऐसा लग रहा है कि लेजेंड्स को अपना निशाना बनाते बनाते ड्रू मैकिंटायर को भी एक लेजेंड की तरह देख रहे थे, लेकिन अब उनको रियलाइज हो चुका है। और वैसे भी हम लोगों ने देखा ही है कि रैंडी ओटन ड्रू मैकिंटायर को निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की तरफ, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के रेन के लिए। अभी ये तो रैंडी ओटन की तरफ से कार्रवाई थी, लेकिन इसका जवाब भी जरूर मिलने वाला है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से रैंडी ओटन को। अब मैं तो एक्साइटेड हूं बहुत ज्यादा आने वाले हफ्तों के लिए इनके बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या स्टोरी लाइन दिखाती है, क्या एंगल दिखाती है, क्योंकि रैंडी ओटन जिस चीज में इन्वॉल्व होंगे वहां पर उनके क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और उसकी वजह से जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। हम लोगों ने एज और रैंडी ओटन की स्टोरी लाइन में देखा, तो भाई इस बार देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या इंटरेस्टिंग करती है, क्योंकि आने वाले टाइम में रॉ की दशा कैसी होगी, हमको शो कितना बढ़िया देखने को मिलेगा, वो चीज इस वाली स्टोरी लाइन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। और गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली से। और आपको पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में काफी सारी बातें रिवील करी, और जो बड़ा रीजन था जॉन मॉक्सली का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने का वो ये कि उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी, और ऊपर से विंस मैकमैन और बाकी क्रिएटिव लोगों ने उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब करके रखा हुआ था, और वो चीज जॉन मॉक्सली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कुछ अलग ही लेवल पर जॉन मॉक्सली अपनी बातों को ले गए, और उन्होंने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर आप लोग काम करते हो तो आपके दिमाग में कैसा प्रेशर होता है। उन्होंने कहा कि आपके सामने जो है 2-2 पन्नों की स्क्रिप्ट पूरी थमा दी जाती है जिसको आपको याद करना होता है। और गाइस उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक 74 साल का बूढ़ा मैडमैन आपके सामने आता है जो कि आपको ये सारी चीजें याद करने के लिए बोलता है, और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्राउड के सामने जाओ और इन सारी चीजों को मेमोराइज करके सही तरीके से बोलो भी, जो कि टेलीविजन के ऊपर अच्छा लगे। और क्योंकि मेरे को पहले से ही पता रहता था कि ये सारी चीजें बिल्कुल नॉनसेंस हैं, तो क्राउड के सामने ये भी मेरे सामने चैलेंज होता था कि इन बकवास चीजों को बोलते हुए कैसे मैं जैकएस ना लगूं। जैकएस मतलब गधे की, आप लोग आगे समझ ही जाओगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से जॉन मॉक्सली ने विंस मैकमैन के ऊपर तगड़े शॉट लिए, जहां पर उन्होंने उनको पागल आदमी घोषित कर दिया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्रिएटिव चीजों की भी बात करेगी कैसे वो कितनी ज्यादा बेकार चलती है। और इस चीज को उन्होंने एडब्ल्यू से भी कंपेयर किया कि कैसे यहाँ पर तो मेरे पास पूरी फ्रीडम है और इस समय मैं अपने टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अब जो भी बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा रहा है उसने विंस मैकमैन या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो क्रिएटिव चीजें चलती हैं उनकी तो बुराई जरूर की है। तो ये बात भी श्योर है कि इस समय भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैक स्टेज परेशान होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के कामों से, लेकिन खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसी चीजें खुलेआम नहीं बोल सकते। लेकिन जिस तरीके से जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर विंस मैकमैन के बारे में बातें बोली हैं, कुछ महीनों में ही वो बोलते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की कसर भी जॉन मॉक्सली पूरी कर चुके हैं, और ऐसी बातें बोलने के बाद भी वो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाएंगे। इस बात को लेकर तो गाइस मेरे को बहुत बड़ा डाउट लगता है, लेकिन हाँ हो सकता है आने वाले काफी सालों के बाद 5-6 सालों के बाद चीजें जॉन मॉक्सली और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भी बदल जाएं। और गाइस हमारी ये जो वीडियो थी आज
के लिए वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना जॉन मॉक्सली की इन बातों के बारे में। और गाइज आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सी यू गाइज माय नेक्स्ट वीडियो।